नमस्कार और 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। मैं और वीरू रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। हमारे साथ शो में सचिन और रचना पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ और शेर खान के जतिन गेडिया अपने टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा नतीजों पर बातचीत करने के लिए बर्जर पेंट्स के एमडी एंड सीईओ अभिजीत रॉय से एक चर्चा करेंगे। साथ ही बिग मार्केट वर्सेस में डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव से मार्केट आउटलुक पर होगी बातचीत। और जो सुबह सुबह हमने चर्चा की थी मधु केला जिसे, उसके भी कुछ पॉइंटर्स आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। एक बार मार्केट पर रुक करते हैं जरा। निफ्टी करीब करीब डे लो पर 145 पॉइंट नीचे, मिड कैप इंडेक्स 450 पॉइंट नीचे। अब एडवांस डिक्लाइन ख़राब होता हुआ 1:2 का एडवांस डिक्लाइन। और काफ़ी स्टॉक्स में प्रेशर आ रहा है। सबसे ज़्यादा प्रेशर अदानी ग्रुप स्टॉक्स में है ऑब्वियसली। अदानी एंटरप्राइजेस अब 5% नीचे। अदानी पोर्ट्स में भी सेलिंग प्रेशर है। कैश मार्केट के अदानी स्टॉक्स में प्रेशर है। एफएनओ का टॉप लूजर इस समय सन टीवी करीब करीब 9% नीचे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 6.5% नीचे। एस्ट्रल 5% नीचे। इंडिया मार्ट, जाइडस लाइफ, एसीसी, ये कुछ और स्टॉक्स जो नीचे। और अप साइड में वोल्टास अभी भी 6.5% ऊपर, टॉप एफएनओ गेनर। और अरबिंदो फार्मा, सीमेंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आप गेंस देख रहे हैं। अच्छा, काम करते हैं, कॉल्स पर आएंगे हम, लेकिन पहले एक अर्निंग्स की बात करते हैं क्योंकि बर्जर पेंट्स के नंबर्स अनुमान के मुताबिक रहे हैं। आय में करीब 2% की बढ़ोतरी है, जबकि मुनाफे का आंकड़ा फ्लैट रहा है। कंपनी के मार्जिन्स में करीब 1.5% की कमी आई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बर्जर पेंट्स के एमडी एंड सीईओ अभिजीत रॉय जुड़ गए हैं। अभिजीत जी, गुड मॉर्निंग जी। देखिए, गुड सबसे मॉर्निंग। सबसे बड़ा सवाल जो इस समय चल रहा है वो ये है कि एक बड़ा प्लेयर मैसिव कैपेक्स के साथ जो आया है, क्या उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री पर अब क्लियरली विजिबल है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन? क्या आप लोगों ने प्रोएक्टिवली अब थोड़े से अपने मार्जिन पर कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू किया है? मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, मैं पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। नहीं, अभी फिलहाल तो इंडस्ट्री में कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं है बिकॉज आप जो मार्जिन के फ्लैट होने के कारण दूसरा है क्योंकि लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में हमारी प्रॉफिट जो थी सबसे ज़्यादा था। मतलब इन द लास्ट 12-14 क्वार्टर्स में अगर देखें तो लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में बिकॉज द रॉ मटेरियल प्राइसेस काफ़ी नीचा था प्राइसेस में, तो इसलिए जो प्रॉफिट मार्जिन था वो करीबन 19% के करीब था हमारी, जिससे वो नॉर्मल होता नहीं, हमारा रेंज 15 से 17% में रहता है। तो इस क्वार्टर में हमारा 17.2% था। उस हिसाब से कोई मेजर प्राइस करेक्शन हमने नहीं लिया है या इम्पैक्ट ऑफ द न्यू एंट्रेंट कुछ हुआ नहीं है अभी तक। वो अभी टाइम समझ में आएगा कि आगे चल के होता क्या है या ज़रूरत होता भी है कि नहीं, या स्टेबिलिटी वैसा ही रहेगा जैसे पहला जैसे था। Because market is growing and one small one player who comes in and who takes some share out of the market, I don't think it is going to impact बहुत ज़्यादा that overall industry structure में। ओके, अच्छा, एक चीज़, आपकी रेवेन्यू ग्रोथ भले ही दिखने में 2% कम लग रही हो, लेकिन इंडस्ट्री ने डी ग्रोथ दिखाई थी, तो आपने आउट परफॉर्म किया। तो पहली बात तो ये कि इंडस्ट्री में क्यों डी ग्रोथ आ रही है, और दूसरी बात, आपने कैसे 2% ग्रोथ मैनेज कर ली? क्या मार्केट शेयर गेन किया आपने? जी, मार्केट शेयर का गेन हुआ है करीबन 0.7% ओवरऑल अगर देखा जाए तो। इससे दो कारण है। एक तो हमारी वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा रहा, मतलब 11.8% था इस क्वार्टर में, जबकि वैल्यू ग्रोथ कम था। वैल्यू ग्रोथ कम होने के कारण दो हैं। एक तो इंडस्ट्री इन जनरल एक प्राइस डिक्रीज लिया था लास्ट ईयर थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में करीबन 5% का। तो ये वॉल्यूम ग्रोथ अगर 10 होता तो नॉर्मली वैल्यू ग्रोथ 5% पे आ जाता है बिकॉज ऑफ द प्राइस डिक्रीज। दूसरी बात ये थी कि मतलब कुछ स्पेशल प्लेसेस में जैसे केरला हो गया या वेस्ट बंगाल हो गया, इस टाइप के जगह में थोड़ा सा इम्पैक्टेड रहा। ये लग्जरी मार्केट्स होते हैं और लग्जरी सेल्स इसलिए थोड़ा कम हुआ और इकोनॉमी प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिका। तो ये दोनों कारण मिला के जो है ओवरऑल वैल्यू ग्रोथ उतना नहीं आया जितना वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है। ओके, अच्छा अभिजीत जी, क्योंकि अभी कुछ कंपनियों ने प्राइस हाइक भी लिए, मतलब Q3 और Q4 में प्राइस कट के बाद अब आपको एग्जैक्टली लग कैसा रहा है, प्राइस किस दिशा में जा रहे हैं, और क्या कुछ प्राइस हाइक आपने लिए या फिर लेने के निकट भविष्य में संभावनाएं हैं? जी, 3 प्राइस हाइक्स हुआ है अभी। इस लास्ट जून में हमने एक अपना आउट ऑफ टर्न प्राइस इंक्रीज लिया था बर्जर, और जुलाई और अगस्त में इंडस्ट्री प्राइस इंक्रीज लिया है दो। अगस्त आज 12 तारीख को आज से लागू हुआ थर्ड प्राइस इंक्रीज। 3 प्राइस इंक्रीज मिला के करीबन हमारे लिए 2.5% का इम्पैक्ट है। सो 2.5% प्राइस इंक्रीज का इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा थोड़ा से।
इसमें मार्जिन का इजाफा होगा, जो लास्ट क्वार्टर में था उससे करीबन 0.8 से 1% का इंक्रीज होना चाहिए ओवरऑल मार्जिन में, ग्रॉस मार्जिन लेवल पे। ओके सर, अब सितंबर के बाद ऑलमोस्ट क्योंकि फेस्टिवल मंथ शुरू हो जाएंगे, मैं जानना चाहूँगा कि आप अभी अपने डीलर नेटवर्क्स पे कितना काम कर रहे हैं, आपके और आउटलेट्स या फिर डीलर्स नेटवर्क कितना मजबूत होगा, और मार्केट शेयर बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल FY25 आप क्या देख रहे हैं? ये हमारी काम हमेशा ही डीलर एक्सपेंशन, नेटवर्क एक्सपेंशन करना होता है, क्योंकि कई सारे जगह में हम नंबर 2 प्लेयर तो हैं, लेकिन कंट्री के कई जगह में हमारा प्रेजेंस जो है थोड़ा सा वीक है, स्पेशली इन द साउथ एंड द वेस्ट। तो वहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ डीलर्स हैं वो कम थे, तो इसलिए हम वहाँ पे ज़्यादा जोर लगा रहे हैं बढ़ाने के लिए। कुछ अर्बन मार्केट्स जो मेजर अर्बन मेट्रोज है वहाँ पे भी हम कुछ काम कर रहे हैं। हमारी उम्मीद यह है कि करीबन 8,000 नया कलर बैंक मशीन्स, जो प्रिंटिंग मशीन्स होते हैं, वो हम लगा पाएंगे इस साल, एंड दैट विल बी अ गुड नंबर्स टू अचीव। दूसरी बात, मार्केट शेयर के हिसाब से देखा जाए तो हर साल, आज लास्ट 3 साल से हम अपना इम्प्रूव किए जा रहे हैं, करीबन 0.5% का एवरेज में हमारी इंक्रीज है। तो इस साल भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि 0.5 to 0.7% के बीच में हमारा मार्केट शेयर का गेन होगा। ओके, एक आखिरी सवाल फिर मेरी तरफ से, तो क्या ये माना जाए कि ये इंडस्ट्री अभी बस थोड़ा सा एक टफ फेज से गुजर रही है और जल्दी वापस बैक टू ग्लोरी डेज पॉसिबल है? एक, हाँ अनुज, सब कंज्यूमर सेक्टर में थोड़ा सा डिमांड की तो इशू थी, मतलब ऑल द इंडस्ट्रीज यू वुड हैव सीन इन द एफएमसीजी, सभी के जो है नंबर्स थोड़ा से प्रेशर में थे, लेकिन इससे और ये नए कई कई सारे प्लेयर आए थे, 2-3, उसमें से एक मेजर है, दो इनफैक्ट JSW भी आए थे उसमें। तो इम्पैक्ट थोड़ा बहुत 19-20 होता है, लेकिन बहुत कम है अभी तक इम्पैक्ट, एंड जो फेज है उसमें से हमें लगता है कि जैसे वॉल्यूम ग्रोथ हमारी डबल डिजिट थी, वो मेंटेन हो जाएगा आगे भी चल के। और वैल्यू ग्रोथ जो नीचे आ गया था बिकॉज ऑफ प्राइस कट, अब तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो दैट विल आल्सो न्यूट्रलाइज। सो फोर्थ क्वार्टर ऑनवर्ड्स हमारा जो वॉल्यूम वैल्यू गैप है वो नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव होने लगेगा। सो आई थिंक इट विल बी बैक ऑन ट्रैक। दिस इज माय ओपिनियन। चलिए अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपको थैंक यू। पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। ओके, चलिए अब कॉल्स लेना शुरू करते हैं, और हमारा पैनल तैयार है पूरी तरीके से। अमित जी, गुड मॉर्निंग। सिंस आप फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर जुड़े हैं, आपकी कॉल्स के साथ शुरुआत करेंगे। क्या होगी आपकी ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा पहला कॉल रहेगा ऑन द बाय साइड टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में मेरे को लगता है कि जो एक हार्ड थ्रस्ट ब्रेकआउट रिटेस्ट होना था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। यहाँ पे काफी स्ट्रेंथ है, स्टॉक ने अपना 10 डेमा रिगेन भी कर लिया और अपना गैप फिल भी कर रहा है जो सेकंड गैप डाउन हुआ था यहाँ पे। तो इसे बाय करें। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 1060 का, टारगेट्स रहेंगे 1098 के टाटा मोटर्स पे। एक ट्रेड मेरा ये रहेगा ऑन द शॉर्ट साइड, दैट विल बी IRCTC। IRCTC हम देखें तो पिछले 4-5 दिनों की रेंज के लो को तोड़ रहा है। स्टॉक अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे अच्छी खासी शॉर्टिंग और ओपन इंटरेस्ट का एडिशन है। तो बड़े टाइट स्टॉप लॉस के साथ 916 के लगभग प्राइस है फ्यूचर्स में। 927 का स्टॉप रखें और टारगेट्स रहेंगे 900 रुपीज के विद अ टाइट स्टॉप लॉस। ओके, IRCTC सेल। जतिन जी, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम एक लॉन्ग और एक शॉर्ट के साथ जाना चाहेंगे। जो शॉर्ट साइड की तरफ ट्रेड होगा वो अपोलो हॉस्पिटल में होगा। तो लास्ट वीक हमने एक रेंज ब्रेकडाउन देखा था, बाद में एक दिनों का कंसोलिडेशन हुआ था और बाद में फिर से आज हमें जो रिजम्पशन ऑफ द डाउन मूव है वो दिख रहा है। तो अपोलो हॉस्पिटल में सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 6590 का और टारगेट रहेंगे 6420 के। और जो एक लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड होगा वो डिफेंस फार्मा पैक में से सन फार्मा में होगा। तो सन फार्मा एक अप ट्रेंड में है। जो रिसेंट का जो करेक्शन आया है उसमें वो ज्यादा प्राइस डिटेरियोरेशन हुआ नहीं है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जो एक मनी मूव होता है तो फार्मा पैक की तरफ इंटरेस्ट आ सकता है, बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। इसके लिए सन फार्मा में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1715 का और टारगेट रहेंगे 1780 का।
ओके, सन फार्मा आपका 1740 पे बाय ट्रेड है। जतिन जी के दोनों ट्रेड्स हो गए। अब चलते हैं यहाँ से, आई थिंक अगला ट्रेड पिक करते हैं। एक बार उससे पहले जरा हल्का सा निफ्टी का लेवल ले आइए, क्योंकि निफ्टी में हल्की सी करीब 24,200 की ट्रजेक्ट्री से अगर आप देखें एक पुल बैक है। प्लीज़ एक बार निफ्टी स्क्रीन पर रखिएगा, तो वो 24,210 उस ट्रजेक्ट्री को थोड़ा सा डिफेंड किया, वहाँ से पुल बैक आता हुआ इट्स 24,251। अब ट्रेड और पिक कर लेते हैं। हमारे साथ अब सचिन उतरेकच भी हैं। सचिन, आपके दो ट्रेड्स क्या होंगे? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर वैसे भी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो ही रखना चाहिए स्टॉक्स में, बट मुझे लग रहा है जो सपोर्ट बिल्ड होगा, मुझे लग रहा है कहीं जाकर आईटी की वजह से होना चाहिए। इन्फोसिस एक अच्छे कंसोलिडेशन सपोर्ट के आसपास ट्रेंड हो रहा है। एंड जिस तरीके से पिछले हफ्ते में नौकरी का या इन्फो एज का जो परफॉर्मेंस था, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा ड्यूरेबल पुल बैक यहाँ पर मैच्योर हो चुका है। तो यहाँ पर नौकरी के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। एक अच्छा बेस है 7200 के आसपास, उसी के आसपास ये फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। तो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 7130 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है नौकरी के फ्यूचर्स में। 1 से 2 दिनों में मुझे लग रहा है वापस इसमें एक अच्छी अप ट्रेंड रिज्यूम होनी चाहिए 7340 के टारगेट के लिए। ऑन द शॉर्ट साइड, भारत फोर्ज में पिछले कुछ दिनों से थोड़े से डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस आए थे एंड वहां पर अभी भी वीकनेस बरकरार है। जिस तरीके से वापस एक पुल बैक होने के बाद अपने स्विंग लो को तोड़ दिया है इसने, अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेंड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेंड ऑन द वीकर साइड ही रहनी चाहिए। सो ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है वापस 1520 के आसपास का जो सपोर्ट जोन है वो रिविजिट होगा। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी भारत फोर्ज के फ्यूचर में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1625 पे लगाना है। ओके, रचना जी, अब आप बताइए आपकी ट्रेड्स क्या होंगे इस समय? जी, मेरी ट्रेड्स में एक गोदरेज प्रॉपर्टीज रहेगा फ्यूचर्स पे विच विल बी ऑन द शॉर्ट साइड, और दूसरा रहेगा HCL टेक विच विल अगेन बी ऑन द शॉर्ट साइड। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज को शॉर्ट करेंगे, 2903 पे प्राइस है। अगर ये 2925 होल्ड करता है फ्यूचर्स पे, तो यहाँ पे काफी वीकनेस दिख रही है डेली चार्ट वगैरह पे। तो 2800 तक ये 20 का पहला टारगेट रखेंगे हम। मल्टी डे का ट्रेड रहेगा ये, और 2800 का दूसरा टारगेट लगा के यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। और दूसरा जो है HCL टेक को शॉर्ट करेंगे फ्यूचर्स पे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1590 एंड अभी 1582 पे है, तो 90 पे ऐसे लगाएंगे। और इसको अगर शॉर्ट करते हैं तो डाउन साइड पे हमारा टारगेट रहेगा 1560। ओके, HCL टेक्नोलॉजीज सेल्फ करीब 1576 पर। तो ट्रेड्स यहाँ पे पूरे हो गए। और एक ट्रेड हमने कुछ समय पहले आशीष भैती जी के साथ पिक किया था। एक बार जरा मारुति लेके आइएगा। मारुति अब 12308 डे हाई पर। अमित, जरा प्लीज़ देखिएगा इस स्टॉक को। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे 944 का हाई शुक्रवार को अभी अभी इसने एक बार ओवरटेक करने की कोशिश करी। ये मैंने स्पॉट किया था अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 1253 के आसपास, मतलब 12,253 के आसपास। वहाँ से भी 50 रुपये का मूव तो आया है। आपका व्यू इस वक्त मारुति पर? जी वीरेंद्र जी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक एक काफी अच्छे सपोर्ट एरिया पे है। यहाँ पे लगभग इसका 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक हॉरिजॉन्टल डिमांड जोन भी है। तो थोड़ा सा मार्केट स्टेबल होता है तो मुझे लगता है यहाँ पे एक पुल बैक आएगा। वंस 12,350 12,400 क्रॉस करता है तो पोजिशनली भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ से भी एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे 12,180 का 1% का स्टॉप रखेंगे, और टारगेट्स रहेंगे 12,500 से 12,550 तक। इस समय कुछ ट्रेड से काम करते हैं। अब सेबी चेयरपर्सन और उनके पति के खिलाफ जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे, उनके बाद जो मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, इस पर मार्केट के बड़े एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं? हमने आज सुबह सुबह बात की MK वेंचर्स के फाउंडर मधु केला से। एक बार उनका व्यू सुनते हैं, ना सिर्फ इस टॉपिक पर बट ओवरऑल मार्केट्स पर। मेरे को ना ये थोड़ा एक कोई कॉन्स्पिरेसी लगता है। ये दिस इज नॉट अबाउट वन इंडिविजुअल और वन ग्रुप। कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द कंट्री। अगेंस्ट, हाँ, ये कंट्री के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी लगता है। बिकॉज अगर आप देखिए कंप्लीट बेसलेस लगता है कोई भी एलोकेशन जो उन्होंने बोला है। अगर कोई इंडिविजुअल जो एक प्राइवेट सिटीजन है, अगर उसने कोई फंड में पैसा डाल दिया
और इंसिडेंटली अगर वही फंड में कोई कॉर्पोरेट ग्रुप के कोई रिलेटिव ने पैसा डाला तो उसमें खराबी क्या है, राइट? और उन्होंने बोला क्लियरली कि भाई उन्होंने अनिल आहूजा के बोलने से पैसा डाला था और जब अनिल आहूजा निकल गए उस दिन रिडम्पशन भी कर लिया. तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द एलिगेशन अबाउट. एंड सेकेंडली यू नो टू malign the image of someone who is at this level in the regulator, and undoubtedly अनुज ये लोग अपने को क्या बता रहे हैं, ये हिंदुस्तान के जो रेगुलेटर है whether it is SEBI or RBI, undoubtedly they are proven to be the best in the world, and I think we should all come together at this point of time as a country, because this is an attack not on an individual, this is not attack on a corporate house, but this is essentially a conspiracy against India to destabilize the markets here. ओवरऑल अब आपका मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि थोड़ा सा पिछले हफ्ते कुछ ग्लोबल क्यूज थोड़े वीक हुए, वो येन कैरी ट्रेड वगैरह का इम्पैक्ट आया, हालांकि हमारी मार्केट पर इसका इम्पैक्ट है नहीं, लेकिन ओवरऑल अभी आपको मार्केट कैसा लग रहा है इस समय? अनुज, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मार्केट की स्ट्रेंथ से मैं भी सरप्राइज्ड हूँ. यू नो, यहाँ पे मार्केट ने नॉट ओनली ये येन कैरी ट्रेड तो कुछ नहीं है, इलेक्शन का रिजल्ट ऑब्जर्व कर लिया, बजट का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन्स का सरवाइव कर गए अपन, राइट? कितनी सारी लास्ट 6 महीने में चीज़ें हो गई, पर इंडियन मार्केट का जो रेजिलियंस है, यू नो, इट इज अनबिलीवेबल दिस टाइम. हैविंग सेड दिस, आई वुड से दैट लास्ट 3 years अनुज रिटर्न्स हैव बीन एक्सेप्शनल, and we should be, when we get into investment of this kind, we should be moderate in terms of our expectation over the next 3 to 5 year return. I think India's story is there is no doubt about it, and I think still positive returns will be there, but we should not extrapolate कि अपने जो पैसा बना है लास्ट 3-4 साल में उसको अपने को एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए. दैट इज पॉइंट नंबर 1. दूसरा, मैं अनडाउटेबली बोलना चाहूँगा कि कई पॉकेट्स हैं जहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, राइट? थोड़ा यूफोरिया के जैसा भी लगता है कई पॉकेट्स में. तो जो भी, अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो तो या तो आप अगर म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो पैसा तो केयरफुली म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके लगाइए, पर अगर आप इंडिविजुअल कंपनीज में पैसा लगा रहे हो तो इवन और भी ज़्यादा उसको माइक्रो एनालिसिस प्रॉपर करके पैसा लगाने की ज़रूरत है. समय वैल्यूएशन कंफर्ट किसी पॉकेट में नजर भी आ रहा है क्या, या सब जगह जस्ट ही है और या फिर ओवरस्ट्रेच्ड है? नहीं, डेफिनेटली कंफर्ट है 100%. अदरवाइज तो हम 100% कैश पे होते थे. वो तो सिचुएशन है ही नहीं. वो रह नहीं सकते ना, आजकल मोमेंटम इतना सरप्राइज कर रहा है कि आपको पर इन्वेस्टमेंट वही करना. नहीं, ऐसे नहीं है दोस्तों. Comfort अगर आप ना मिल देखो, रहा है. कंफर्ट है, फार्मा में कंफर्ट है, सेलेक्ट आईटी कंपनीज में डेफिनेटली कंफर्ट है. एक जो ओवरऑल एफएमसीजी का बास्केट है जहाँ पे कि अपने देख रहे थोड़ा रूरल डिमांड इम्प्रूव हो रही है, वहाँ पे कंफर्ट है. सेलेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा कंफर्ट है जहाँ मेरे को से बट सी, आपको ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको अपना दायरा 2 चीज़ों में बांधना पड़ेगा तो आप अभी इस वक्त इन्वेस्ट कर सकते हो. एक, आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट होनी चाहिए. दूसरा, आपकी जो अवधि है पैसा लगाने की, वो कभी आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे को 6 महीने में पैसा कमाना है. अगर मेरी अवधि 3 साल की, जैसे मेरे जैसे इन्वेस्टर मैं देख रहा हूँ कि 3 साल में यहाँ पैसा बनेगा क्या. अभी भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मुझे लगता है बहुत सारे मेरे पोर्टफोलियो की कंपनियाँ 3 साल में हो सकता है यहाँ से भी 2-3 गुना हो सकती है इंडिविजुअल स्टॉक बेसिस पे. ओके, इस बीच जरा एक बार बाजार लेके आइए. बाजार में रिकवरी है और ज़्यादा अच्छी रिकवरी इस वक्त बैंक निफ्टी में है. बैंक निफ्टी डे हाई और थैंक्स टू HDFC बैंक. एक बार अमित जी HDFC बैंक को देखिएगा, सुबह भी इसने थ्रस्ट जनरेट किया था. अच्छा, मेरे ख्याल से अब ये डे हाई पर है. बात करेंगे HDFC बैंक पर, लेकिन अब एक चलते हैं आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में अनुज के पास. अनुज, ओवर टू यू. बिल्कुल वीरू, अब हमारे साथ डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस के MD अजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं. अजय जी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग.
पहले तो इस टॉपिक पर बात हो जाए जो वीकेंड में डेवलपमेंट हुई। थोड़ा मार्केट नर्वस है इस समय, लेकिन आपका क्या व्यू है? क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने की, या अभी कुछ टाइम थोड़ा सा संभल कर देख लें कि कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है? देखिए, ये जो डेवलपमेंट है ये खासकर उन इन्वेस्टर्स के लिए जो एक स्पेसिफिक ग्रुप के शेयर्स में है, क्योंकि वहां पे अनुज जी वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि पॉलिटिकल इशू भी है, फैक्ट फाइंडिंग इशू भी है, सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर में काफी अनसर्टेनिटी है। तो जो एक इन्वेस्टर्स है जो उस ग्रुप से एसोसिएटेड है या उसमें ज्यादा निवेश किया हुआ, आई थिंक उनके लिए खास रेलेवेंट न्यूज है, बिकॉज ये वॉलेटिलिटी अब थोड़ी और बढ़ गई है इन शेयर्स के अंदर में। आपने देखा पहले दाम गिरे, फिर वापस आए, फिर स्टेबलाइज हुए हैं। अब एक नई खबर के बाद में क्या सुप्रीम कोर्ट के क्या रुझान होता है इसके ऊपर में, क्या डेवलपमेंट होती है, क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, इसके ऊपर में अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ गई इन शेयर्स पे ना। रेस्ट ऑफ द मार्केट को देखेंगे, उसकी वॉलेटिलिटी तो ग्लोबल मार्केट से जुड़ी हुई है। डेफिनेटली हमारे काफी हद तक काफी सेगमेंट के शेयर्स वैल्यूएशन में काफी हाई चल रहे हैं, और उसके देखते हुए एक दो सेक्टर्स के अलावा बाकी सेक्टर्स के अंदर में हमारे हिसाब से थोड़ा रुक के चलें, निवेश धीरे करें, क्योंकि वैल्यूएशन जो आज है जो फंडामेंटल से बहुत आगे कई सेक्टर्स में चल रही है, वो शायद तकलीफ भी दे सकती है। और हम देख भी रहे हैं जैसे पीएसयू के अंदर में वापस थोड़ा सा शेयर प्राइस करेक्शन हुआ है। तो इन्वेस्टर्स को जंप नहीं करना है, इन्वेस्टर्स को केयरफुली देखना है कि जो कंपनी इस क्वार्टर में ग्रो कर पाई है उन पे ही फोकस करें, ना कि कंपनियां जो स्ट्रगल कर रही हैं। ये थोड़ा डिफरेंशिएशन कर लें बिफोर करेक्शन पे जंप करें। और इस ग्रुप में आप पैसा डालेंगे क्या अब लोअर लेवल्स पर? देखिए, जैसे मैंने कहा कि पैसा डालने का इसमें एक तो है फंडामेंटल में अगर आप नॉर्मल मेट्रिक्स में जाएंगे, पी देखेंगे या प्राइस टू बुक देखेंगे, तो काफी एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं सारे के सारे ना। उसके अंदर में जो वेरिएबिलिटी आ गई है, अनसर्टेनिटी आ गई है, उसको देखते हुए हमारे पास काफी सारे अलग शेयर्स हैं अनुज जी, जिसमें हम आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे ये इम्पॉन्डरेबल्स नहीं है। ये शेयर उनके लिए है जो हाई रिस्क हाई रिटर्न की एपेटाइट करते हैं, जो या ट्रेडिंग में रखते हो, बिकॉज उनके लिए ये शेयर बहुत बढ़िया है। मार्केट वॉलेटिलिटी देती है, मतलब ट्रेडिंग को प्रॉफिट देती है। अगर आपको निवेश करना है और आपकी एपेटाइट रिस्क की आपको स्टेबल रखना है अपने आप को, तो आगे इंडियन इकोनॉमी में काफी सारे शेयर हैं जो आप निवेश कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसी के साथ में डालियंस में, मैं ये नहीं कहूंगा ये बढ़ेंगे या कम होंगे, बट ये जरूर है रिस्क कंपेयर टू रिस्क मार्केट मच हायर है इसके अंदर में। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा ये रिस्क आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, रात को सोना चाहते हैं या नहीं सोना चाहते हैं। अजय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से, और जी, आपसे दो सेक्टर्स को लेकर हमेशा बात होती रही है, मेटल्स को लेकर और बैंक्स को लेकर। जी हाँ, बैंक्स को लेकर जहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबल नहीं थे, इस बार की अर्निंग्स को देखने के बाद अजय जी आपका व्यू क्या है? इस बार एनआईएम्स प्रेशर में नजर आए 2 लगातार क्वार्टर्स से, और जो बड़ी चिंता की बात है कासा रेशोज का सब्सटेंशियली लोअर होना, कहीं कहीं की 2% 2.5% स्लाइड होना। बैंक्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त? देखिए, बैंक का टेक हमारा सेम रह रहा है जो शुरू से इस साल से था, कि बैंक अंडर परफॉर्म करेंगे निफ्टी को, बैंक अंडर परफॉर्म करेंगे इकोनॉमी स्टॉक को, और उसका खास रीजन है। उसका रीजन है कि बहुत सालों तक इन बैंकों को प्रोटेक्शन मिला है आरबीआई का, कि डायरेक्ट सेविंग मिली है, इनको प्राइवेट सेक्टर कम किया गया है, इनसे एनबीएफसी कंपटीशन कम किया गया है। अब लेकिन एक जो कंपटीशन था जो नहीं समझ पाई आरबीआई, जिससे आरबीआई कंट्रोल में बाहर है, कोशिश कर रही है, वो है स्टॉक मार्केट। जो आप पैसा जो बैंक में रखते थे वो आज पब्लिक एसआईपी करके डाल रही है। जो पैसा बेकार में कासे में पड़ा हुआ था वो पब्लिक अब यूज कर रही है। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है इकोनॉमी के लिए। बैंक का प्रॉफिट आपकी जेब से साफ साफ निकल रहा था, निवेशक की जेब से, सेवर की जेब से जा रहा था, कुछ बैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स को इस सब के लिए या उनके इक्विटी होल्डर को। आज अगर कासा कम हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ऑर्डिनरी सेवर को हायर रिटर्न के लिए पैसा निकाल के यूज कर रहा है, कैपिटल मार्केट में डाल रहा है, या गिल्ड खरीद रहा है, या गोल्ड खरीद रहा है, कुछ भी कर रहा है, बट एटलीस्ट अपना रिटर्न तो बना रहा है। तो कंट्री की वेल्थ बढ़ रही है, कासा कम हो रहा है, ये कंट्री के लिए बहुत बढ़िया है ना। बैंक को आपको सर्विस बढ़ानी पड़ेगी। बैंक में आपने देखा कितने हजार करोड़ कमाए हैं जीरो बैंक डिपॉजिट करके, कि आपने जीरो है हम आपको चार्ज कर देंगे, बैलेंस लो है चार्ज कर देंगे। आरबीआई की लास्ट रिपोर्ट थी, शायद 8,000 करोड़ करीब इन्होंने लेवी किया था डिपॉजिटर्स को। तो बैंक को अब देखना ही पड़ेगा
compete करना पड़ेगा मार्केट में, और ये कंट्री के लिए बहुत बढ़िया है कि अगर इन्वेस्टर्स अपना पैसा 4%, 3% वाले रिटर्न बैंक को दे के अपना खुद गिल्ट में लगाता है, खुद इक्विटी में लगाता है, इससे अच्छी बात कर सकती। तो बैंकिंग को हमने हमेशा कहा है साल के शुरू में बहुत चैलेंजेस रहेंगे और बैंक को कोशिश करेगी आरबीआई कि उनको कोई बेनिफिट मिले, बट आई डोंट थिंक अब ये हालत आ चुकी है कि अगर बैंक इनोवेट नहीं करेंगे, सर्विस नहीं देंगे आपको, आई थिंक इनकी प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जाएंगी। बिकॉज आप कैसे जबरदस्ती किसी को बोल सकते हैं कि आप कासा में पैसा रखिए, करंट अकाउंट में पैसा रखिए जहाँ 0 रिटर्न आएगा और आपको ओवरनाइट गिल्ड के अंदर में 6% अंडर रिटर्न आएगा। वो जमाने गए। तो इसलिए चैलेंज है बैंक को, और फिनटेक का चैलेंज बहुत बड़ा है लेंडिंग साइड पे। तो मेरे हिसाब से जब इकोनॉमी के स्टॉक इतने अच्छे कर रहे हैं तो हमें क्यों स्ट्रगल करनी है बैंक के स्टॉक से। ओके, तो बैंक्स पे आपका टेक अजय जी है। अच्छा अजय जी, दूसरा जो बास्केट जिसको लेके हमने बात काफ़ी की है मेटल्स में, आपने बहुत कॉन्फिडेंटली इस स्पेस पे अपना कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू रखा, बट एक ऐसी ड्यूरेशन जब अब जापान ने एक बड़े अंतराल के बाद 1.5 दशक के बाद एक रेट हाइक लिया है, फिर यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरफ जाना, और अब आप मेटल्स को कैसे रीड कर पा रहे हैं? इंडेक्स अभी हार्डली मेरे ख्याल से 10% रिट्रेस हुआ है हार्ड लेवल से, बट मेटल्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, लॉन्ग टर्म देखेंगे इंडेक्स तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर में। शॉर्ट टर्म देखेंगे तो इंडेक्स के बड़े जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो स्ट्रगल कर रहा है, जैसे बैंक निफ्टी वो स्ट्रगल कर रहा है। उसके अंदर में इंटरेस्ट रेट आई थिंक इंडिया में एलिवेटेड रहेंगे। आपने देखा कि बैंक ने इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं कल सैटरडे को लोन के ऊपर में, ना कि कम किए हैं। इंडिया का इंटरेस्ट रेट साइकिल मेरे हिसाब से जापान की तरफ चलेगा, बिकॉज इन्फ्लेशन इंडिया का हाई ही रहेगा यूएस के कंपैरिजन में। तो हमें पैरेलल लेना है कि फेड ने कम किया, हम कम करेंगे। मुझे लगता नहीं आरबीआई की इस अनाउंसमेंट के बाद में कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो काफी फेल भी हो गए, बिकॉज अभी भी इस क्वार्टर में उनको बढ़ाना पड़ा है इन्फ्लेशन का एस्टिमेट। उसको मद्देनजर देखते हुए हमें ये सीखना है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं उस सेक्टर्स में, आई थिंक उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बनस्पत वो सेक्टर्स में जो ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं, जो इंडियन इकोनॉमी पर डोमेस्टिकली डिपेंडेंट है, प्लस यूएस में जैसे फार्मा सेक्टर को ले लीजिए वो डिपेंडेंट है, उन एक्सपोर्ट में डिपेंडेंट है। जो रुपये अब आपका 84 पे पहुंच गया है, ये जैसे फार्मा कंपनी सारा इतना एक्सपोर्ट करती हैं, तो उनको बेनिफिट तो आएगा डिप्रिसिएशन का। तो मेरे हिसाब से आप इंडेक्स स्ट्रगल करेगा, लेकिन आपके पास में पोर्टफोलियो रिटर्न अभी ठीक से आएंगी अगर आप सेक्टरल अप्रोच लेके चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब इस शो को समेटने का टाइम आ गया। नीरज जी भी आ गए हमारे स्टूडियो में। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग अनुज। और बाजार पे तो कोई असर नहीं असर तो था, सुबह तो था, अब तो धीरे धीरे, हाँ अब धीरे धीरे हो रहा है, कूल ऑफ हो रहा है। बैंक निफ्टी रिकवर हो गया, लेकिन मिड कैप पे प्रेशर है नीरज जी, थोड़ा सा उस पर ध्यान रखेंगे। लेकिन खैर ये मार्केट, मेरा व्यू ये है कि चलेगा नहीं ज़्यादा टाइम तक, प्रेशर ये रिलीज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये अभी मधु केला जी के बाइट हम लोगों ने सुनी, उससे पहले इंटरव्यू, बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की। आगे अपने शो में भी एक बात सुनाऊंगा उनकी कि रिटेल इन्वेस्टर को बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए छोटा सा एक ब्रेक, उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला।